मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट 1000 करोड़ इंडस्ट्री बन सकती इजीली ऑलरेडी है सर। है। डज द गवर्नमेंट जेन्युइनली सपोर्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स? अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में आना है या एग्री स्टार्टअप में आना, कैन समवन रियलिस्टिकली बिल्ड अ 1 करोड़ टर्नओवर कंपनी? इजीली सर, इसमें आपका कोई वो नहीं है कि आपको टाइम लगेगा 1 करोड़ टच करने में। हाईएस्ट तो सर 150 रुपए किलो तक बिकता है वर्मी अच्छा। कंपोस्ट। आप किसी भी एनसीआर में हम लोग बैठे हैं, किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में चले जाइए, अच्छी पैकेजिंग में 150 रुपया, ब्रांडिंग पैकेजिंग का 1 किलो का बैग मिलेगा 150 रुपए का। बेचने वाले 4 रुपए में भी देते हैं। इंडिया मार्ट आप सर्च करो 3 रुपए लिस्ट होगा। अरे भैया बेच कैसे रहे हो 3 रुपए में, क्या दिक्कत है? आप अगर होलसेल में दे रहे हो 6-7 रुपए, आप उसको नर्सरीज में वही पैकेजिंग करके 30 रुपए इजिली दे सकते हो सर। जो अच्छी नर्सरी है आपके एरिया में 30-35 रुपए आपसे वो परचेज करेगी, 80 रुपए का वो आगे बेचेगा। 1 किलो का मैं बता रहा हूँ आपको 70 रुपए का वो आगे बेचेगा, उसका तो फिर खराब मार्जिन है सर। उसके अलावा 5 किलो का आपसे लेगा वो 80 रुपए का, 200 रुपए का वो आगे बेचेगा प्रीमियम पैकेजिंग में, या 180 का आगे बेचेगा वो वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं, खुद तो नहीं बनाते, वो तो आउटसोर्स ही करेंगे ना बाहर से सर। 14-15 करोड़ का तो वो बेच दे, खुद नहीं बनाते। रोज ऐसा होता था कि 10 गांव कवर करने हैं, 5 गांव कवर करने हैं, बाइक पर कवर करने हैं, जाकर बात करनी है किसानों से, और शाम को जब आप वापसी आ रहे हो केवल आपके पास खाली हाथ है, कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास। 10 गांव में धक्के खाने के बाद भी, कम से कम 70-80 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हो तो आप कौन सा बिजनेस करोगे? नेपियर और वर्मी कंपोस्ट का। बहुत लोगों को है ना वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट है क्या। क्या ये खाद है या फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, क्या है? जैसे काऊ डंग है, बफेलो डंग है, ये कोई भी पशु का एक्सक्रीटा है, उसको कन्वर्ट करता है अर्थवॉर्म, एक पर्टिकुलर अर्थवॉर्म जिसका नाम होता है आइसिनिया फोर्टिडा, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। ये अर्थवॉर्म उसको कन्वर्ट करता है एक ऐसी सुपर रिच खाद में जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। पहला सर, आप जो भी कमा रहे हो आपका 0 टैक्स है सर, आपको सरकार को पैसा नहीं देना, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो बड़े बड़े लोग सब एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अभी मार्केट में चल रहा है? सबसे बड़ा झूठ ये कि बहुत ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है ऑर्गेनिक करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सालों में इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज एआई या टेक में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में भी होने वाले हैं, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। एंड यू आर एट द डोर स्टेप टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी बहुत कम यंगस्टर्स एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को करियर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। सोचिए, सिर्फ अर्थवॉर्म्स की मदद से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाकर एक प्रॉफिटेबल ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इस बिजनेस के बारे में आज भी बहुत से इंडियंस को पता ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप और गल्फ कंट्रीज में भी तेजी से बढ़ रही है। और इसी डिमांड को समझकर कुछ एंटरप्रेन्योर्स एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। आज के बिजरूम के गेस्ट हैं मिस्टर नमन टुटेजा, फाउंडर ऑफ सात्विक ऑर्गेनिक, जिन्होंने हरियाणा से शुरुआत करके वर्मी कंपोस्ट को एक सक्सेसफुल ब्रांड में बदला और ऑर्गेनिक सेक्टर में अपनी कंपनी को अवार्ड विनिंग स्टार्टअप भी बनाया। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का एक्चुअल मॉडल क्या है, इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, कैसे एक स्मॉल सेटअप को नेशनल ब्रांड बनाया जा सकता है, और क्यों एग्री एंटरप्रेन्योरशिप अगले डेकेड की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज में से एक हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हैव अ सीट इन बिज रूम एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू बिज रूम भाई। थैंक यू सर। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, एग्री स्टार्टअप ऑफ द ईयर का आपको खिताब मिला है जी सो कहाँ से जर्नी चालू हुई भाई आपकी? सर, जर्नी तो हमारी चालू हुई थी वर्मी कंपोस्टिंग से। एग्रीकल्चर में अगर देखूँ तो लगभग 4 साल पहले, 3.5 साल पहले हमने ऑफिशियली एक वर्मी कंपोस्ट का प्लांट या छोटी यूनिट बोल सकते हो वो डाली थी हिसार शहर में, हरियाणा में जो पड़ता है। और वहाँ से हमारा फिर ये जो है स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर में। उसके बाद से फिर लगे ही हुए हैं, अभी आपके आगे ही है, फिर नेपियर है, वर्मी कंपोस्टिंग ट्रेनिंग्स हैं, एजुकेशन है फार्मर की, सब चीज़ें हैं ही। बहुत लोगों को है ना वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता नहीं है कि वर्मी कंपोस्ट है क्या। क्या ये खाद है या फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, क्या है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम बोलते हैं ना पर्टिकुलरली, वो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे काऊ डंग है, बफेलो डंग है, ये कोई भी पशु का एक्सक्रीटा है, उसको कन्वर्ट करता है अर्थवॉर्म, एक पर्टिकुलर अर्थवॉर्म जिसका नाम होता है आइसिनिया फोर्टिडा, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। ये अर्थवॉर्म उसको कन्वर्ट करता है एक ऐसी सुपर रिच खाद में जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वो एक प्लांट को उगने के लिए जैसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, वो खाद सभी न्यूट्रिएंट्स में संपन्न होती है।
ऑर्गेनिकली रिच होती है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से बनती है। एनपीके हैं या जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो भी हमारी मिट्टी को या फिर पौधे को उगने के लिए चाहिए होते चाहिए। हैं। तो उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। हम्म, जी, फर्दर वो फिर खेतों में या फिर हमारे फसलों में या पौधों में वो यूज़ किया जाता है जी। हम्म, ये एक आप कह सकते हैं कि कावडंग जो है हमारा, उसमें हो सकता है दीमक हो सकता है कच्चापन हो सकता है कि वो प्लांट जो है उसको अपटेक ना कर पाए, उससे न्यूट्रिएंट ना ले पाए। लेकिन वर्मी कंपोस्ट उसका एक ऐसे प्योरेस्ट फॉर्म है जो बनेगा कावडंग से ही, लेकिन प्लांट उसको अपटेक बहुत ईजिली और बहुत फास्ट कर लेता है। इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। सो इसमें एक नॉर्मल अगर फार्मर है उस वो ज़्यादा कन्विंस नहीं हो पाता कि मैं वर्मी कंपोस्ट करके, और क्योंकि उसमें प्रोसेस बहुत लंबी होती है जी। और आजकल के जो फार्मर्स हैं वो सीधा अपना कंपनी का माल उठाते हैं, यूरिया वगैरह डाला और बात खत्म। सो आपको क्या लगता है कि फार्मर्स इस पे शिफ्ट करेगा? देखिए, मेरा जो इस पे टेक है ना वो बहुत अलग है। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक आम किसान या एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि अभी हम जो भी कुछ भी खा रहे हैं, सब लोग ये बोलते हैं भाई जहर है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। किसान ने क्यों यूज़ किया, थोड़ा पीछे जाएंगे हम इसके लिए। किसान ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसको जो है प्रोडक्शन बढ़ाना था अपना, और उसको भी नहीं बढ़ाना था, उसको इंट्रोड्यूस करी गई ये चीज़ें एग्जैक्टली। कि आप एक्स ये जो है आप केमिकल या कोई फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपका जो प्रोड्यूस है वो बढ़ेगा, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। हाँ, और इंडिया के पास उतना था भी नहीं, तो इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसमें यूरिया डीएपी केमिकल्स डलने शुरू हुए, जिससे हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि आज एक्सेस में है, ठीक है। तो वो साइकिल जो है ना, उससे रिपीटेडली क्या हुआ कि हमारी मिट्टी जो है वो डाउनग्रेड होती रही। मिट्टी की जो क्षमता है, मिट्टी में जो जीवाणु है, मिट्टी में जो केचुआ है, जो एक पौधे को उगाने के लिए, एक हमारे को फ्रूटिंग देने के लिए जिम्मेवार होता था, वो सब डाउनग्रेड हो गया। वो किस वजह से हुआ? केमिकल की वजह से। अब किसान जो कि जागरूक किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है, जानकार किसान है, समझदार किसान है, वो तो धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है केमिकल से नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस पर। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, नीमास्त्र है, कि केमिकल की जगह पर मैं ये चीजें यूज करूं। लेकिन मैक्सिमम जो किसान है वो अभी तक केमिकल ही यूज कर रहा है। मेरा जो टेक है, मैं ये बोलता हूं कि किसान को या तो अपनी मर्जी से या फिर मजबूरी में वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे फर्टिलाइजर यूज करने ही करने पड़ेंगे। अच्छा। आज नहीं करेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करेगा। क्यों? हो सकता है केमिकल की सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए। हो सकता है कि जो आपकी खेत की उपजाऊ क्षमता है वो बिल्कुल जीरो पर आ जाए। खेतों का ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक कार्बन है, यानी खेतों में जो क्षमता है किसी भी पौधे को उगाने की, वो 0.2 पर आ गई, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले वो 2% से भी प्लस थी। अब वो उसको रिकवर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। तो किसान भले ही मर्जी से डालेगा, जो कि ऑलरेडी डाल रहा है वो सुखी है, या फिर मजबूरी में डालेगा 1-2 साल बाद से। तो वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत का यूज करना ही करना पड़ेगा। जी। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे जो किसान है वो इतनी जल्दी अभी भी भरोसा नहीं करना चाहते वर्मी कंपोस्ट पे। जी, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है साहब क्योंकि वर्मी कंपोस्ट है ना, कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा। और तुरंत उसका रिजल्ट नहीं आता। यूरिया का आप बैग लेने जाएंगे ना, 300 रुपए का बैग एक अमूमन आ जाता है, कम का ही आ जाता है, ठीक है, 45 kg का, 50 kg का। उसको आपने डाला, तुरंत आपको स्प्राउट आ गया या फिर रिजल्ट मिल गया, क्योंकि केमिकल है ना, ठीक है। आपने डाला और एकदम से आपको स्प्राउट मिल गया, रिजल्ट मिल गया। वर्मी में ऐसा नहीं है। देखोगे आप कुछ भी, आपको, हाँ, आपको अगर आपकी हेल्थ भी है, नुकसान करना है, तो कुछ भी आप उल्टा सीधा खा पी लोगे या फिर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कर लोगे तो आपकी हेल्थ तुरंत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ठीक करना है हेल्थ को, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे ही वो सोयल की, मिट्टी की हेल्थ है। अब सोयल उसको में कोई कम से कम 18 जो न्यूट्रिएंट्स है वो होने चाहिए। जी जी अब जी। बिल्कुल ही 2-3 बचे हुए हैं नहीं बस। नहीं, न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, केचुए का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी मिट्टी में केचुआ हुआ करता था। वो क्या करता था, मिट्टी को पोला बनाता था, भुरभुरी बनाता था, जिससे कि हमारा पौधा इजीली उग जाता था, गर्मी नहीं होती थी मिट्टी में, बिल्कुल खुला खुला रहता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहता था। अब वो समाधि लेकर बैठ गया 10 फुट नीचे। क्यों? क्योंकि केमिकल की वजह से जमीन पक्की हो गई।
जमीन इतनी हार्ड हो गई कि उसका काम ही खत्म हो गया। आप केचुए पर यूरिया डालोगे ना 2-4 दाने, वो 1-2 सेकंड 10 सेकंड में तड़प कर मर जाएगा। ऐसा ही हमारी जमीनों के साथ हुआ। तो ये कारण है जिस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हमारे प्रोडक्शन बोलते हो या जमीन की उपजाऊ क्षमता बोलते हो वो जीरो पर आ गई। अब आपका जो सवाल था वर्मी कंपोस्ट, एक तो ये महंगा पड़ता है, दूसरा रिजल्ट जो मैंने आपको बताया ये धीरे धीरे आता है। भाई आपको अगर जमीन को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है या नेचुरल में कन्वर्ट करना है, मिट्टी को क्षमता उसकी बढ़ानी है, तो आपको 3 साल का वक्त लगेगा। केमिकल से आपको रिजल्ट चाहिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। आज आपने यूरिया डाला, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। और एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसमें एडिक्ट हो चुकी है हमारी सॉइल, जो ज़मीन है वो एडिक्ट हो चुकी है, और उसको कम से कम 2 से 3 साल तो दोबारा से एक रिहेबिलिटेशन के लिए उसको टाइम चाहिए उसको, है ना? जी बिल्कुल चाहिए। तो ये एक रीज़न हो सकता है। हाँ ये रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखिए किसान की भी गलती नहीं है। किसान जो ऑलरेडी खेती कर रहा है ना, देखो मैक्सिमम किसान छोटा किसान है जिसके पास 1-2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है। अब वो उसमें खेती कर रहा है, उसका तो कोर बिजनेस यही है। आपका हो सकता है कोई और हो कोर बिजनेस, आप नौकरी कर रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, आप वहां से पैसा कमा रहे हो। किसान के पास केवल उसकी खेत है, आगे जो देके जाएगा वो अपने बच्चों को या आगे पीढ़ियों को वो जमीन ही देके जाएगा। तो उसने पैसा निकालना है, जो उसने घर का खर्चा चलाना है, सब कुछ फसलों से चलाना है। अब आप उसको कहते हो कि नहीं भैया ऑर्गेनिक डाल लो और आपका ये मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, 3 साल का वक्त लगेगा पर प्रोडक्शन आपका गिर जाएगा। वो क्यों डालेगा? उसका साल भर में 1 एकड़ से लाख रुपए अगर वो कमा रहा है, एक हम बड़ी बात पकड़ के चलते हैं, 3 लाख रुपए साल का हो गया, 25,000 रुपए महीने का हो गया। अगर वो कमा रहा है तो उसका सोर्स तो वही है ना सर, उसका तो और कोई सोर्स नहीं है आपके हमारी तरह। तो वो चाहेगा कि मैं ऑर्गेनिक डालूं और मैं उस सोर्स को भी खत्म कर दूं, क्योंकि अगर वो लाख रुपए कमा रहा है तो वो तो घट कर आ जाएगा सर 50,000 पर। अगर आप केवल और केवल ऑर्गेनिक करना शुरू कर दोगे पहले साल से, तो आम किसान, हम अक्सर बोलते हैं कि आम किसान आपका ग्राहक नहीं है वर्मी कंपोस्ट का। आम किसान आपसे वर्मी कंपोस्ट नहीं मांगेगा, ना वो डालेगा। कौन डालेगा? वो किसान जो कि कैश रिच क्रॉप उगा रहा है, या फिर जो किसान महंगी क्रॉप उगा रहा है, पॉली हाउस नेट हाउस वाला या बाग बगीचे वाला। अच्छा। या तो कोई सेब की खेती कर रहा है, अमरूद की कर रहा है, आम की कर रहा है, या फिर कोई पॉली हाउस नेट हाउस में खीरा उगा रहा है। तो वो जो किसान है ना, उसके पास पैसा भी है, उसके पास जमीन भी है जिस पर वो एक महंगी क्रॉप उगा रहा है, उसकी क्रॉप की वैल्यू भी बहुत हाई है, तभी वो वर्मी कंपोस्ट डालता है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी आपको एक और चीज मैं शेयर करूंगा। एक किसान जो पॉली हाउस वाला है, मेजरली हरियाणा का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एक गांव में ऐसा भी है कि 100 पॉली हाउसेज भी हैं, नेट हाउसेज भी हैं। अब वो सब किसान वर्मी कंपोस्ट डालते हैं अपने खेतों में, एवरेजली 1.5 टन 2 टन के आसपास, मतलब 2000 किलो के आसपास पर पॉली हाउस नेट हाउस में पर सीजन में, यानी 2 सीजन साल में आएंगे तो 2 बार डालेंगे, तो 4 टन का ग्राहक हो गया आपका एक नेट हाउस वाला। अब वो क्यों डाल रहे हैं सर? और आप मानोगे नहीं कि ऑलरेडी बुक हो जाता है वर्मी कंपोस्ट उन किसानों के लिए, उनको भी पूर्ति नहीं होती प्योर वर्मी कंपोस्ट की। तो वो क्यों डाल रहा है? बेवकूफ तो नहीं है वो किसान, प्रोग्रेसिव किसान है तभी उसने पॉली हाउस लगाया, जानकार किसान है, समझदार किसान है, तभी तो वो कर रहा है ये सब प्रोसेसेस। वो ही आपका ग्राहक है वर्मी कंपोस्ट का। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान यूज नहीं करता, नहीं, आम किसान यूज नहीं करेगा ना आपका ग्राहक है, केवल समृद्ध किसान या फिर जो कैश रिच क्रॉप्स उगा रहा है वो किसान। अगर हम इस पे बात करते हैं कि चलो अभी नहीं कर रहा वो, तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि उनको इस तरफ मोड़ा जाए? देखिए सबसे जो मेजर स्टेप है जो हम लोग कर भी रहे हैं वो है एजुकेशन का, अवेयरनेस का। किसान जितना ज्यादा अवेयर होगा, एजुकेटेड होगा, उतना ज्यादा उसको चीजों का पता होगा कि इसको यूज क्यों करना है या इसके क्या फायदे हैं। अभी किसान से आप पूछोगे, आम किसान किसी भी रैंडम गांव में चले जाओ, हो सकता है उसे ना पता हो कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। आप बोलोगे केचुआ खाद, वो समझेगा केचुआ खाद, ठीक है, इसका क्या फायदा मिलेगा मुझे। आप अभी बोल दो कि केचुआ खाद आप डालोगे और आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पहले ही साल वो तुरंत डाल लेगा। क्यों? एक रीजन जुड़ गया। आप देखेंगे आप कोई भी काम करना होता है ना, आपको एक रीजन चाहिए होता है। अगर आपको रीजन मिल गया ना, वो रीजन अगर बड़ा है तो आप कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी, चाहे वो पॉसिबल हो चाहे ना हो। बिल्कुल। ऐसे किसान के लिए पॉली हाउस नेट हाउस वालों को या बाग बगीचे वालों के पास सर रीजन है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ता है और अच्छा प्रोडक्शन आता है। अब हम एक और अप्रोच पर चलते हैं, इंटेग्रेटेड अप्रोच पर चलो। भाई आप केमिकल यूज कर रहे हो, कुछ केमिकल यूज करो, कुछ वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद यूज करो, जीवामृत यूज करो। उससे क्या होगा कि विद टाइम आपकी केमिकल की जो डिमांड है, मिट्टी जो मांगती है, वो कम होती जाएगी और ऑर्गेनिक की या फिर नेचुरल प्रैक्टिसेस बढ़ती जाएंगी। तो मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ भी होती जाएगी और आपका प्रोडक्शन भी नहीं घटेगा।
तो ये सॉल्यूशन है उन किसानों के लिए। जो आपका सवाल था कि क्या बात उनको प्रेरित कर सकती है, वो ये सॉल्यूशन है। पहला एजुकेशन अवेयरनेस, दूसरा ये उनको समझाना कि इंटेग्रेटेड अप्रोच भी होती है। आप केमिकल के साथ वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हो इंटरवल्स पर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो हमेशा एज अ बेसल डोज डलता है जुताई के टाइम। जब आप खेत की आखिरी जुताई कराओगे तब ये ऑर्गेनिक मैटर डलेगा, भले ही कावडंग हो, मैन्योर हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। जीवामृत तो फसलों में आपके डलेगा हर 21वें दिन, पर वर्मी कंपोस्ट जैसे फर्टिलाइजर आपके एज अ बेसल डोज आखिरी जुताई पर डलेंगे। उसके बाद आपने यूरिया डालना है खेत में या डीएपी डालना है आपका, जब आप फसल लगाओगे तब आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसमें क्या होगा, केमिकल जो इफेक्ट है उनका वो न्यूट्रल हो जाएगा अगर मिलाकर भी आप डालोगे तो। हमने ये भी एक्सपेरिमेंट करा खेतों में, भाई एक बैग आपने ले लिया डीएपी का, 3 बैग आपने ले लिए वर्मी कंपोस्ट के, उसको मिला दिया आपने किसी भी छायादार जगह पर 2 दिन के लिए रख दिया। अब वो उसका जो केमिकल इफेक्ट है ना वो काफी हद तक न्यूट्रल हो जाता है और उसका जो फायदा है वो भी हमें मिलता है। तो साथ में आपका ऑर्गेनिक भी हो गया और केमिकल भी हो गया, जिससे किसान बच भी गया, तो उसकी प्रोडक्शन भी कम नहीं हुई और ये ऑल्टरनेट जो हमने देना था उसे वो भी दे दिया। तो ये है सर सॉल्यूशन। हाउ सात्विक ऑर्गेनिक स्टार्टेड? देखिए सात्विक अभी तो ऑर्गेनिक, जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट की बात करी, सारी चीज बात करी, सात्विक ऑर्गेनिक की शुरुआत कैसे हुई? देखिए सर, सात्विक ऑर्गेनिक एक्चुअली मेरे को ना एक वर्ड में, अभी से नहीं, मेरे को पहले से ही था, जब से मैं थोड़ा सा बिजनेस में आया या कुछ भी था, कि मेरे को ना सात्विक वर्ड से बड़ा लगाव है, क्योंकि सात्विक का ना एक मतलब ही होता है प्योर, प्योरिटी। ठीक है, अब मेरे को ऐसा था कि मैं कुछ भी करूंगा ना, अगर ब्रांड बनाऊंगा या कल को कुछ भी करूंगा तो मैं अपना कंपनी का नाम सात्विक रखूंगा। हाँ, वो अलग बात कि हाँ मैं प्रकृति की वजह से या जैसे भी एग्रीकल्चर के बिजनेस में आ गया, है ना। तो मेरे को जो था, अब मेरे को यूट्यूब भी करना था, मेरे को हो सकता है मार्केटिंग के लिए मैंने शुरू किया हो, उस टाइम मेरे को इतना भाई इतना चैनल बन जाएगा कि मेरी इतनी पहचान भी हो जाएगी, है ना। और मेजरली मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जितनी भी पहचान हुई उसमें सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो सात्विक ऑर्गेनिक सर शुरू सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या नेपियर की वजह से नहीं हुआ था, ये इसलिए होता कि एजुकेट करेंगे किसानों को। अच्छा, सिर्फ किसानों को। आज तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं हमारे पास काम के लिए कि भाई उनको फॉर एग्जांपल नेपियर करना है, ठीक है, सीबीजी प्लांट के लिए, बायो पैलेट्स के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो हम लोग उन कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं। उस टाइम तो ये सोच थी नहीं सर, उस टाइम तो ये था केवल किसानों को एजुकेट करना है। और एजुकेट किस लिए करना है? मिट्टी के लिए। हमें कुछ बेचना नहीं, बेचने का तो बड़ी बाद में शुरू हुआ सर चीजें, हमें केवल उन्हें एजुकेट करना है मिट्टी के लिए। अगर आप अवेयर हो अपनी मिट्टी को लेकर कि मेरी मिट्टी की हालत क्या है, मेरी मिट्टी का सिनेरियो क्या है, उसकी क्या उपजाऊ क्षमता है, तभी तो आप उस पर मेजर्स लोगे ना, तभी तो आप उस पर काम करोगे ना, सॉइल टेस्टिंग वगैरह। हाँ, तो एजुकेशन का था सर मेनली, शुरुआत हमने वहीं से करी। आप मानेंगे नहीं, लगभग 1-1.5 साल तक तो हम लोग एजुकेट ही करते रहे। ठीक है, माल हमारा कुछ नहीं बिकता था 1 साल तक, तो कुछ भी नहीं। भले ही भाई हमने वर्मी कंपोस्ट था या अर्थवॉर्म था या कंसल्टेंसी थी या नेपियर था जो कि अब हमने कमर्शियलाइज किया, तो वो चीज़ें तो अब होनी शुरू हुई लगभग साल से, 1-1.5 साल से। पहले तो हम लोग केवल एजुकेशन में थे। तो सात्विक ऑर्गेनिक शुरू हुआ था केवल एजुकेशन के लिए सर। जी। और ये आपके चैलेंजेस भी थे इनिशियल ईयर्स में? सर चैलेंजेस तो देखिए, कुछ भी करेंगे ना आप तब भी होंगे, है ना। आप एक देखेंगे ना आप ये जैसे, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम एग्री स्टार्टअप की बात करें या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसमें चैलेंजेस और बिजनेस से मुझे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क भी है, फिजिकल वर्क तो है ही, और मेंटली वर्क भी बहुत ज़्यादा है इसमें। करेक्ट। देखिए किसान जो है ना, एक किसान है वो आपका ग्राहक है। वो अलग बात है कि छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, है ना, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आपने किसान को बेचना है। अब किसान सर आपकी बात तब मानेगा जब उसकी चीज का रिजल्ट उसे मिलेगा। आप देखेंगे ना गांव में किसान बैठे होते हैं, उनके पास कंपनी से एक बंदा आ जाता है, ये मेरा प्रोडक्ट है जी, ठीक है, इतने रुपए का आपको मिल जाएगा, ये इसका रिजल्ट है, सब चीजें हैं। वैसे विश्वास नहीं करेगा वो, पता कैसे करेगा? अगर उसके पड़ोसी ने वो यूज किया है और उसको रिजल्ट मिला है, तो वो आपसे पूछेगा मैं नहीं क्या रुपए का है, कितना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि सर किसान या गांव जो है वहां पर केवल और केवल चलता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड होगा यूसेज से जो उसके पड़ोसी ने कर रखा होगा, बाय वर्ड ऑफ माउथ किसी ने सुन लिया कि हाँ ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, तो वो चीज है सर। अब हमने शुरुआत में उसके लिए क्या करा, किसानों को कुछ फ्री में देनी शुरू कर दी कि आप फ्री में यूज करिए, आप रिजल्ट देखिए।
जिनको रिजल्ट आया, बाग बगीचे वालों को, नेट हाउसेज वाले को, आम किसानों को, उन्होंने आगे लिया हमसे माल। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है ना ये मार्केट। तो ये चीज़ है सर, एक चैलेंज तो ये है। बाकी तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा थोड़ा अलग है आपसे इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली और किसी बिजनेस के, आप बिजनेस सारे करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप किसी ना किसी की भलाई भी करते हैं। ये बिजनेस ऐसे हैं कि जिसमें आप माल तो बेच रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बेनिफिट भी हो रहा है। आप किसी को कुछ भी नहीं कर रहे, आप केवल एजुकेट कर रहे हैं, उसको समझ तो आ रहा है मिट्टी के बारे में। आज वो नहीं लेगा डिसीजन तो एटलीस्ट साल बाद, 2 साल बाद तो लेगा। तो ये चीज़ है सर, एक अच्छा काम है, अच्छे लोग हैं जो डील करते हैं कंपैरेटिवली। क्योंकि किसान सर इतना ज़्यादा चालू नहीं होता, मतलब आपको बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं होता किसान। किसान को हम अक्सर बोलते हैं भाई किसान भोला होता है, लेकिन किसान को जब चीज़ का रिजल्ट मिलेगा तभी यूज़ करेगा वो यस नो कर देगा, उसका सीधा हिसाब है, स्पष्ट चलता है वो। ऐसा नहीं जी सर आप देखते हैं, बताते हैं, नहीं, यस नो, नहीं जी हम करें को नहीं जी, ये यूज़ ही को नहीं करा हम। हाँ, सीधा हिसाब है। तो किसान का ये है सर। हमारे को तो बहुत मज़ा आता है किसानों के साथ डील करने में, बात करने में, उनको एजुकेट करने में, बहुत, हमारे को तो बहुत मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट 1000 करोड़ इंडस्ट्री बन सकती है इजीली, ऑलरेडी है सर, ऑलरेडी है। अच्छा। हाँ जी, इंडस्ट्री का तो कोई चक्कर ही नहीं सर। पता है क्यों? क्योंकि अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, नेपियर का लीजिए चाहे वर्मी कंपोस्ट का, 2 ही वर्टिकल्स में हम फिलहाल डील करते हैं। पहले एक बार आप नेपियर का बताओ, नेपियर क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है नेपियर है क्या। ओके, देखिए, नेपियर जो है ना सर, मेजरली जो है थाईलैंड से आया हमारे भारत में। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले लोग उगाते थे नेपियर। आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे, वीडियो के थंबनेल होते थे 15-15 फुट की नेपियर, बंदा यूं हाथ करके खड़ा है ऊपर, भाई नेपियर दिखा रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ थी सर? हजारों किसानों ने लगाया भी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, काफी किसानों ने लगाया। दिक्कत यहाँ आई कि मार्केट नहीं था उसका, मार्केट कमर्शियल उसका नहीं था। आप उगाते थे ना, तो गौशाला वाला लेता था, ना डेयरी वाला लेता था, ठीक है, ना आपके कोई बायो एनर्जी सेक्टर थे। लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि ऐसी कुछ वैरायटीज डेवलप्ड हुई हमारे इंडिया में भी, थाईलैंड में भी, कुछ ऐसी वैरायटीज जो सॉफ्ट वैरायटीज हुई, जिसमें हाई अपने को न्यूट्रिशन मिलता था, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, शुगर कंटेंट हो। पहले वाली जो वैरायटीज थी, आप काटते थे ना उसमें, हाथ से काटेंगे आप तो वो हाथ पर चुभेगा, खुजली होगी, उसका जो पत्ता है इतना तेज था कि उंगली भी काट देता था साइड से, इतना शार्प था वो। तो ये दिक्कतें आती थी। पशु जो खाता था वो बांझ हो जाता था, पशु को गर्मी हो जाती थी उसको खाने के बाद, तो वो चाव से खाता नहीं था। विद टाइम क्या हुआ सर, कुछ ऐसी वैरायटीज आ गई, जैसे पेंगकोंग वैरायटी, पेंगचोंग वैरायटी भी हम बोलते हैं। इसके अलावा CO5 वैरायटी, नेपियर की वैरायटीज हैं ये, जो इंडिया में डेवलप्ड हुई, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, 4G बुलेट है, और थाईलैंड के नाम से वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटीज आती हैं, है ना, किंग आती है, जॉइंट किंग। लेकिन जो हमारे काम की वैरायटीज आई वो इक्का दुक्का ही आई, जिसको हम ये भी बोलते हैं भाई फिलहाल बेस्ट वैरायटी है जो हमारे पास है, सुपर नेपियर हाइब्रिड ग्रास है। उसके अलावा CO5 वैरायटी है, वो भी एक अच्छी वैरायटी है। अब बात घूमकर कहाँ गई सर, कि केवल 2 साल से ऐसा हुआ, 3 साल से ऐसा हुआ कि बायो एनर्जी सेक्टर बूम पर चला गया। यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हर तहसील में, नॉट डिस्ट्रिक्ट्स, हर तहसील में आपको CBG प्लांट डालना है। अच्छा। क्यों? क्योंकि 90% हमारा CBG यानी CNG जो गाड़ियों में यूज होता है वो हमारा बाहर से आता था, इंपोर्ट होता था। लेकिन योगी जी ने क्या किया कि हम लोग अब यहीं भारत में ही अपना CNG बनाएंगे, तो हर तहसील में CBG प्लांट जो है लगने शुरू हो गए। अब उसमें जो रॉ मटेरियल डलता है ना सर, वो केवल लिमिटेड रॉ मटेरियल्स हैं। जैसे आपके प्रेसमड हो गए, प्रेसमड यानी जो शुगर मिल का वेस्ट होता है उसे हम प्रेसमड बोलते हैं, प्रेसमड हो गया। उसके अलावा काउडंग हो गया, पराली हो गई जो हमारा राइस का होता है, ठीक है। उसके अलावा नेपियर ग्रास हो गया। अब जो बाकी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ना, पराली हो, प्रेसमड हो, काउडंग हो, वो आपकी डिपेंडेंसी मार्केट के ऊपर है। भाई आप काउडंग लेंगे, सप्लाई तो सामने वाले के हाथ में है, तो फ्लक्चुएट होगी उसकी डिमांड के अनुसार। अब आप ले रहे हैं, आपके जैसे 100 और लोग हैं CBG वाले जो लेना चाह रहे हैं, तो डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड है, तो आपके रुपए बढ़ गए उसके, मतलब पर केजी का रेट बढ़ गया। ऐसे ही पराली है सर, जिस पराली को
किसान आग लगाता था, आपने देखा होगा दूर से हाँ बहुत हाँ किसान, हाँ, पंजाब, हरियाणा, पंजाब में, यूपी, हर हाँ। जगह जहां जहां धान होता है यानी राइस होता है, हम्म, जो किसान आग लगाता था उस पराली को, आज वो पराली सर 350 रुपए क्विंटल बिकती है। हम्म, जो शुरुआत में 70-80 रुपए क्विंटल थी, हम्म, वो आज 350 रुपए का भाव चला गया। आपका सीबीजी में कैसे पड़ता खाएगा सर, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट महंगी होगी, और आपका रोज का कितना डलना है सर, 50-60 टन डलना है छोटे छोटे प्लांट में भी रोज का। फिर इसके अलावा सॉल्यूशन ही है सर कि आपको कुछ ऐसा रॉ मटेरियल चाहिए जिसकी सप्लाई रेगुलर हो, 12 महीने सप्लाई हो उसकी, आपके हाथ में कंट्रोल हो और आपको सस्ता पड़े। केवल एक ऑल्टरनेट है पूरे भारत में, वो है नेपियर ग्रास। अच्छा। इस वजह से नेपियर ग्रास दोबारा से ट्रेंड में आया, और हमने भी इसी वजह से लगभग इस साल में 700 से 800 एकड़ नेपियर की प्लांटेशन करवाई। किनकी? जायंट्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिनके सीबीजीज प्लांट हैं या फिर शुरू होने वाले हैं। अच्छा। उसमें एज अ रॉ मटेरियल वो लोग डालेंगे नेपियर ग्रास। तो इस वजह से सर नेपियर जो है ट्रेंड में आया। अब नेपियर के मेजरली जो हैं 3 ही यूज हैं, या 3 ही आप मान लो बायर्स हैं। सबसे पहले तो आपके हो गए गौशाला और डेयरीज वाले, काउ शेड जो हैं वहां पर नेपियर जाता है, पशु चाव से खाता है। पिछले 5 सालों से 6 सालों से हम लोग भी गौशाला में मथुरा वृंदावन क्षेत्र में सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा आपके हो गए सीबीजी प्लांट वाले, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वाले, जिसका मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपके हैं बायो पैलेट्स वाले। ये 3 लोग हैं जो आपसे बल्क क्वांटिटी में नेपियर परचेज करते हैं, नेपियर प्लांट करते हैं और अपने प्लांट्स में फर्दर एज अ रॉ मटेरियल और एज अ फीड स्टॉक यूज करते हैं। जी, ये है सर नेपियर का कंसेप्ट सारा। अभी से 10 साल अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आप कैसे देखते हो इस इंडस्ट्री को? सर देखिए, इंडस्ट्री जो दोनों ही है ना, भले ही वर्मी कंपोस्ट की मतलब हो, अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर है क्या वो, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है क्या ये साथ साथ ग्रो होंगे? ग्रो करने पड़ेंगे सर, ऑप्शन नहीं है। अच्छा। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एकदम से अगर हम लोग क्योंकि हम ऑर्गेनिक एकदम से केमिकल को भी बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर अभी कर दिया तो प्रोडक्शन लेवल बिल्कुल बहुत कम हो जाएगी। करेक्ट। देखिए, हम लोग यही बोलते हैं, कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते आप बंद करके केमिकल ना ऑर्गेनिक यूज करना शुरू कर दो, नहीं। आप ऐसा करेंगे ना सर, बिल्कुल प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। पूरे भारत का किसान अगर हमारी बात मान भी ले और कर भी दे, कहाँ से खाओगे सर अनाज? रोटी कहाँ से खाओगे? चावल कहाँ से खाओगे? जो फ्रूट्स हैं हमारे, उसकी प्रोडक्शन है, जो हमारी सब्जियां हैं उसकी प्रोडक्शन है, सब कम हो जाएगी सर। इतनी लिमिटेड हो जाएगी तो आप सप्लाई कैसे करोगे सर? 140 करोड़ बंदा है हमारे देश में, कहाँ से खिलाओगे उन्हें? वो होगा सर केवल और केवल केमिकल के बेस पे, ठीक है? आपको यूज करना पड़ेगा विद टाइम। हाँ, आपकी जमीनें कैपेबल हो जाती हैं तो आपका प्रोडक्शन सेम लेवल पर आ जाएगा। वही 2 से 3 साल 2 से 3 साल। टाइम अब उसका क्या इलाज है? वही मैंने आपको जो पहले बताया, केवल इंटेग्रेटेड मॉडल। आप ना तो प्रोडक्शन कम कर सकते, भाई इतना घाटा आप झेल नहीं सकते, बिल्कुल, और ना ही आप एकदम से केमिकल पूरा यूज कर सकते हो, क्योंकि जमीनें और बंजर होती जाएंगी। तो एक ही इलाज है सर, इंटेग्रेटेड यूज करो। धीरे धीरे अपनी जमीनों को कैपेबल बनाओ कि उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़े, और वो कैपेबल हो उतनी ही प्रोडक्शन देने की जितनी ऑलरेडी हमारा केमिकल दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो केमिकल आप बंद कर सकते हैं 3 साल बाद, और आप नेचुरल और ऑर्गेनिक आप प्रैक्टिस उस पर शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये इलाज है सर इस चीज का, एकदम से बंद नहीं कर सकते। रही आपकी बात 10 साल की, तो सर 10 साल हो चाहे 50 साल हो, हमारे को अप्रोच यही लेनी पड़ेगी। केमिकल तो बंद नहीं होने का सर, केमिकल नहीं हो सकता 100% बंद, कभी नहीं हो सकता। तो अप्रोच ये है। रही बात इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री तो सर आप मानोगे नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल, हम जिन किसानों को अप्रोच करने जाते थे कि भैया ये यूज कर लो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अपनी जमीनों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा लो, इनकी इनकी मतलब जो जीवाणु है उन्हें जिंदा कर लो, वो किसान तब नहीं समझता था। वो कहता था नहीं भैया हम तो यही डालेंगे। लेकिन विद टाइम, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग्स, नो डाउट बस मैंने नहीं दी, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो सिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं जो सिखा रहे हैं। विद टाइम सर उनका सामने से ही डिमांड आया, सामने से ही कॉल आया कि सर आप आए थे 2 साल पहले, भाई हमें यूज़ करना है ये। उनका आया या उनके बच्चों का आया, क्योंकि बच्चे भी तो सर भाई फॉर एग्जांपल 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 22 साल के हैं, वो भी तो जानकार हो रहे हैं ना, खेती करवा रहे हैं अपने पापा के साथ या अपने घर वालों के साथ, उनको भी पता है कि अपनी मिट्टी को तो बचाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी सर, वैसे वैसे इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ी। आप मानेंगे नहीं, रोज का कितना किसान है जो कितना अपना वीडियोस देखता है,
कितनी जानकारी लेता है इसके बारे में, कितना जागरूक होता है। तो जितना किसान जागरूक होता जाएगा उतनी इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ है सर। तो और आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि एकदम से बंद नहीं कर सकते जी क्योंकि अभी कंज्यूमरिज्म का जो कल्चर है अभी उसमें प्रोडक्शन तो आपको मास लेवल पे करनी ही पड़ेगी क्योंकि बिजनेस है और इतने पॉपुलेशन को केटर करना है, सबको सप्लाई करनी है। सो इसमें डज द गवर्नमेंट जेन्युइनली सपोर्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में आना है या एग्री स्टार्टअप में आना है? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना सर, राजस्थान गवर्नमेंट है 50% सब्सिडी देती है वर्मी कंपोस्ट पे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी मेरे हिसाब से नहीं है कोई सब्सिडी वर्मी कंपोस्ट पे। अच्छा, हो सकता है आ गई हो, मेरे उसमें नहीं है नॉलेज में। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है ना अपनी तरफ से एक सब्सिडी ज़रूर देती हैं। आप देखेंगे ना, आप कहीं भी जाएंगे यूपी के गांव में या कहीं भी, तो हर गांव में एक केचुआ खाद का यूनिट लगा हुआ है, अच्छा, हर गांव में। अब हो सकता है वो खाली पड़ा हो यूनिट, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, भैंसे बंधी हुई हैं उसमें, लेकिन था वो वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट करा सर, आज नहीं करा, आज से 20 साल पहले भी किया। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब तक अवेयरनेस और नॉलेज ही नहीं होगी सर किसान को, वो क्यों अडेप्ट करेगा किसी भी चीज़ को, है ना। उसको ये तो कारण तो होना चाहिए ना कि मैं क्यों अडेप्ट करूं इस चीज़ को। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है लेकिन वो पक्के स्ट्रक्चर पर है, हम लोग बनवाते हैं कच्चा स्ट्रक्चर, अच्छा। उस पर हाँ, सब्सिडी। इस पे एक बार बात करते क्योंकि जी। मैं रह गया था कि कैसे इसको सेटअप करना है। जी जी, मैं बताता हूँ इसके बाद आपको। ये जो है ना, गवर्नमेंट पक्के स्ट्रक्चर पर सब्सिडी देती है, कच्चे पर नहीं देती। ठीक है, हम लोग लगवाते हैं कच्चा स्ट्रक्चर, हम लोग पक्का भी लगवाते हैं नो डाउट। पर सर एक बात समझिए, किसान है जो, वो एक बेड लगाएगा 30 फुट का, वो 6,000 रुपये भरकर लगाएगा या 25,000 रुपये भरकर लगाएगा, आप बताइए। 6,000 ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वो 6,000, उसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है सर, उसके पास इतनी स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ा है वो नाप शनाप पैसे इसमें खर्च कर देगा। तो वो जो 6,000 वाला बेड है ना सर, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उन बेड्स पर भी सब्सिडी होनी चाहिए। कच्चा बेड लगता है, धरती को एक सार कर कर पॉलिथीन बिछाकर उसके ऊपर काऊ डंग की एक लेयर बनती है, आपको फोटोज वीडियोज भी शेयर कर दूंगा, नहीं मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो उस पर एक लेयर बनती है, एक बेड बनता है वर्मी कंपोस्ट का, उसके ऊपर आप पानी डालते हैं उसे ठंडा करने के लिए, उसकी मीथेन गैस निकालने के लिए, और फिर उसे आप ढक देते हैं। किससे ढकते हैं आप? केले के पत्ते से, पराली से, आप ग्रीन नेट से, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि उसे छाया प्रोवाइड कर दे, क्योंकि केचुआ काम करता है छाया में, उसको ठंडक चाहिए ना? ठंडक चाहिए और छाया चाहिए, कोल्ड एंड डार्क। अब वो जो केचुआ है, आप कितना डालते हैं? एक 30 फुट का जो बेड है उसमें 30 किलो केचुआ डलेगा, 50 फुट का बेड है उसमें 50 किलो केचुआ डलेगा। उस 50 किलो का मतलब है जो 1 किलो केचुआ है ना, उसमें 1000 प्लस कल्चर होता है। कल्चर ऐसा कि मैच्योर केचुआ होगा, हमारी उंगली जितना होता है, उसके अलावा केचुए के बच्चे होंगे छोटे छोटे, केचुए के अंडे होंगे, उसे हम कल्चर बोलते हैं। एक एक अंडा फर्दर फिर 5-6 केचुआ आगे प्रोवाइड कर देता है। अब वो जो कल्चर है वो पूरे बेड में आपका लगभग 2.5 महीने में खाद तैयार करके आपको दे देगा। अब वो जो खाद है वो इतना पावरफुल है कि आपका एक, अगर मतलब काउडंग है आपके पास, ठीक है, उससे 8x इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है, आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक आपके पास मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। पावरफुल 8x है इससे, काउडंग से। और आप जब डालते हैं इसको तो फिर ना तो कोई दीमक का डर, ना आपको कोई किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा कि खरपतवार का बीज आएगा इसमें, क्योंकि प्योरली डिकम्पोज्ड है ना। तो अभी आप एक बात देखेंगे, पूरे विश्व में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद से ऊपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कोई भी नहीं है, या आप बोलेंगे ऑर्गेनिक पदार्थ कोई भी नहीं है। सबसे बेस्ट जो आपका जैविक खाद आप बोलेंगे वो केचुआ खाद ही माना जाता है। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको फिर भी पता लग जाएगा। मैंने देखा था उसमें टॉप कंट्रीज थी जी जैसे यूएसए, साउथ कोरिया और यूएई में भी जी काफ़ी इसकी डिमांड है, और वो भी लेकिन उनको सप्लाई नहीं हो पा रही है। हाँ, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। करेक्ट। आप ये देखिए कि हमारे भारत में जितना भी वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, केवल भारत की ही, इंडिया की मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग जो यूज़ कर रहे हैं, आपका एंड कंज्यूमर, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ये टेंडर निकालती हैं अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निकालता है, अच्छा। हर स्टेट का आपके पास टेंडर निकालता है हज़ारों टन का,
अच्छा। ठीक है, ये टेंडर्स आपके जो ट्रेडर्स हैं, वो आपका जो आपका शहर का जो कंज्यूमर है, वो इन सब की डिमांड भी अगर हम लोग देखें ना, तो प्योर वर्मी कंपोस्ट उतना अवेलेबल नहीं है जितनी इन सब की डिमांड है। अच्छा। जो बिक रहा है सर वर्मी कंपोस्ट के नाम पे, वो है केवल डीकम्पोज्ड खाद, या फिर आप देसी भाषा में बोलोगे तो गोबर को सड़ाकर जो खाद बनाया जाता है, वो खाद बिक रहा है वर्मी कंपोस्ट के नाम पर। क्यों? क्योंकि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता सर, इसका केवल टेस्ट होता है। टेस्ट कैसे होता है? आपका लैब टेस्ट होगा इसका, ठीक है। वो तो एक तरह का खाद बन गया ना, अब उसमें कैसे आपको पता लगेगा कि अच्छा है या नहीं? उसका लैब टेस्ट कराकर, उसमें एनपीके का रेशो देखकर, उसकी कॉम्पोजिशन देखकर, या माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें कितने हैं वो देखकर, उससे ही आपको पता लगेगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं होता सर कि ये वर्मी कंपोस्ट है, ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। अच्छा। केवल ट्रस्ट है आपकी ब्रांड का। तो ये चीज है सर। अब इसके अलावा दिक्कत ये आती है कि प्योर वर्मी कंपोस्ट बनाए तो उसका प्राइस नहीं मिलता मार्केट में। हम लोग बना भी लें प्योर वर्मी कंपोस्ट, जो लोग मतलब सोचते हैं, अब प्योर वर्मी कंपोस्ट आप बनाएंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है और उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसमें गैप बहुत कम है। आज फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, हम लोग थोड़ा माल बेचेंगे, 3000 टन मैं बेचता हूँ साल भर में, कोई ज्यादा माल नहीं है, 3000 टन, लेकिन जो है ना प्योर मिलेगा वो आपको। वो ना तो उसमें कोई मिक्स मिलेगा, ना उसमें कोई मिट्टी होगी, ना उसमें किसी भी प्रकार का कोई डीकम्पोजिशन कंपोस्ट होगा, केवल और केवल वर्मी कंपोस्ट होगा प्योर। उसमें मैं हो सकता है 20 पैसा बचाऊं या 50 पैसा बचाऊं, और हो सकता है कोई जो नकली बना रहा है या कुछ उसमें मिक्स कर रहा है प्रेसमट टाइप, वो हो सकता है उसमें 2 रुपया बचा ले। लेकिन जो कस्टमर है ना हमारे पास सस्टेन करेगा, आप मानेंगे नहीं, हमारे पास जो कस्टमर है वो रिपीट का जो रेट है ना सबसे ज्यादा है हमारे पास। कस्टमर आज हमारे से ले गया एक सीजन में, अगले सीजन में भी वही आएगा, पहले ही फोन आ जाएगा 15 दिन पहले कि साहब हमारा खाद रख दो अलग से, हमारा 200 बैग्स अलग से रख दो। रिपीट कस्टमर है, वो बनता है केवल क्वालिटी से। आप बेकार माल दे दोगे एक बार, खत्म हो जाएगा कस्टमर। तो ये चीज है सर, क्वालिटी मैटर्स इसमें बहुत। जी बिल्कुल, ये क्वालिटी का ही बिजनेस है सर, क्वालिटी का ही गेम है ये सारा जो है। अब कैन समवन रियलिस्टिकली बिल्ड अ 1 करोड़ टर्नओवर कंपनी? इजीली सर, इजीली। इसमें आपका कोई वो नहीं है कि आपको टाइम लगेगा 1 करोड़ टच करने में। मैं इसलिए 1 करोड़ सिर्फ बोला क्योंकि फार्मर के लिए ये बहुत बड़ा नंबर होता है। देखिए सर, फार्मर के लिए हो या फिर कोई भी एक ऐसा बंदा जो फार्मर का कोई हाँ उनके यंग बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योर कोई हो, young मैं entrepreneur समझ हो। गया आपकी बात। हाँ। देखिए सर, 1 करोड़ की आज जो है ना वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई, बुरी लग सकती है बात, लेकिन सच बात यही है। और 1 करोड़ टच करना भी ना एज अ टर्नओवर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज हम लोग सर 2 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, सबको पता है, हमारा तो सब खुली किताब है, चैनल ओपन है हमारा, सात्विक ऑर्गेनिक, सब कुछ ओपन है, ठीक है। फोन चालू रहता है सर 24 घंटे। रात को आप मानेंगे नहीं, 2-2 बजे तक भी लोग कॉल करते हैं, वो अलग बात है हम लोग नहीं उठाते पर लोग इतने डेस्परेट हैं चीज़ों को लेकर। अब आपका जो सवाल था 1 करोड़ वाला, सर आज आप एक कंपनी के साथ भी डील कर लेते हैं ना, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, एक बड़ी कंपनी के साथ जो सब अब एग्रीकल्चर में घुस रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ही आपको सर 1-1.5 करोड़ का काम दे देता है, ठीक है। आपका 25% 30% मार्जिन होगा उसमें, ठीक है, आपके तब भी बन गए, लेकिन रेवेन्यू तो आपने टच कर लिया 1-1.5 करोड़ का। तो 1-1.5 करोड़ सर आज कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस भी करना उसका और फर्दर उसको मतलब रिपीट भी करना। सिर्फ एक बड़ी बात है, उस चीज को एक्सेप्ट करना कि आप कर सकते हो। मैं तो एक चीज मानता हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि आप कर सकते हो, फिर हो गया यूं समझ लो। अब वो एक्सेप्टेंस नहीं आती सर, उस एक्सेप्टेंस में क्या दिक्कत है? 2 दिक्कत, ये एक तो हमारे को विश्वास नहीं है हमारे पर खुद पर, दूसरा हमारे को नॉलेज नहीं है चीज की, और इसी वजह से ज्यादातर लोग फेल होते हैं इसमें। हाँ, इसी यही वजह सर। आप शुरू मानेंगे करने नहीं, से पहले ही बंद कर देते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल अगर लगवा दी 1500 यूनिट आज तक, ठीक है, प्लस ही लगवा दी होंगी, एग्जांपल ले रहे हैं हम 1500 ऑल ओवर इंडिया, 1500 में से 500 बंद हो गई सर यूनिट, और मेरे को कुछ बोलने में इसमें कुछ वो नहीं है शर्म। बंद क्यों गई सर? मेरे कारण थोड़ी ना हुई, मैंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी, प्रॉपर उन्हें रेगुलेट करने के लिए माल दिया, ठीक है, प्रॉपर एक्सपर्ट्स दिए अपने जो फोन पर उनके साथ कनेक्टेड रहे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। किस वजह से? हमारा तो केवल सपोर्ट है ना सर, हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, आपने चलना खुद ही है। अब आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप में वो ट्रस्ट और पेशेंस नहीं है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फार्मिंग जो है वो पेशेंस ड्रिवन बिजनेस जी, वो सर ऐसा है कि आज आपने प्लांट लगा लिया, आपको चाहिए पहले महीने या तीसरे महीने साइकिल में आपका 1 लाख रुपए आ जाए, नहीं आता सर। हमारे को लग गया 3 साल,
उस लेवल तक पहुंचने में कि हम लोग सस्टेन कर पाए। हम्म, और लोग कहते हैं पहले साल ही हमारा ब्रेक इवन भी आ जाए और हम प्रॉफिट में भी आ जाएं। सर 1000 दिन लगता है किसी भी धंधे को डेवलप करने में, एक पॉइंट पे आने में कि अब आप कमाएंगे उससे पैसा। हम्म, तो ये तो सर बहुत वो वाली बात है भाई। देखो लोग अपनी कमी के कारण ही बंद करके जाते हैं। और आप अगर कर सकते हो, जो लोग टिक गए, इस हमारे से यूनिट्स बहुत लगी हुई हैं, जो टिके हुए हैं लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। माल हमारे पास फोन आता है उनके पास कि भैया हमारा माल खत्म हो गया, तुम भेज दो। हम कहते हैं भाई हमारा पहले बुक रहता है माल। माल नहीं है सर किसी के पास प्योर भी। ये एक बहुत बड़ा, भाई लोग भी बोलते हैं बिकता नहीं, अरे तुम्हारी कमी की वजह से नहीं बिकता ये। हमारे पास तो पूर्ति नहीं होती सर डिमांड की। अगर 500 बैग की डिमांड है, हम 300 ही पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक लेंदी प्रोसेस है सर। आप बहुत ज्यादा उससे नहीं बना सकते। एक केचुआ एक जीवी तो बना रहा है आपका उसमें, बिल्कुल। आप मशीन से थोड़ी ना बना रहे हो कोई भी चीज। कम से कम 3 महीना रुकना पड़ेगा 3 महीने लेंदी प्रोसेस है ना सर। आप बहुत ज्यादा, आज मैंने बताया 3000 टन हम बना रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा मान लिया तो 3000 टन। वो क्यों? क्योंकि आप प्योर बना रहे हो ना सर। प्योर में टाइम लगता है आपको, आप बहुत ज्यादा बना ही नहीं सकते, सप्लाई कर ही नहीं सकते। और जो कस्टमर ये बात समझता है वो ही जीत में है। उसी का प्रोडक्शन अच्छा आता है, उसी को पता है कि रिपीट मेरे को इसी से लेना है। आपने बुरा माल दे दो, डीकम्पोज खाद दे दो, लोग 4 रुपए में बेचते हैं इंडस्ट्री में, तो रिपीट कस्टमर थोड़ी ना उनके पास कोई। एक बार ले लिया, बड़ा माल ले लिया, भाई 4 रुपए में मिल रहा है हमें, तो 6 रुपए क्यों लें हम, तो ले लो भैया। आपको मैं एक और चीज़ शेयर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग देख रहे होंगे, कि इसको प्रोड्यूस करने में ही सर 3 से 4 रुपए का कॉस्टिंग आ जाता है घर पर। अब आप ये सोचिए कि जो लोग ऑलरेडी 4 रुपए में बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे होंगे। 4 रुपए में जो लोग सेल कर रहे हैं, भाई ले जाओ हमारे से विद बैग एवरीथिंग, वो कैसे बेच रहे हैं? वो प्योर वर्मी कंपोस्ट थोड़ी ना है सर। आप खुद समझदार हैं। मिक्स प्योर तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में आपका खर्चा आ जाता है सर 4 रुपए का, आप कैसे बेच देंगे? 1 रुपए का आपका मार्जिन आएगा नेट प्रॉफिट का, 25% का धंधा सर, सीधी सी बात। अब लोग बेच रहे हैं, लोग खरीदने वाले भी बहुत हैं, खरीदो, आपको नहीं आएगा बेनिफिट उससे, तभी लोग रिपीट नहीं जाते फिर वहां पर। तो ये चीज है सर। और अगर हम इसको एक्सपोर्ट बिजनेस से अगर जोड़ के देखें, जैसे हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं जी, तो एक्सपोर्ट बिजनेस में इसका कितनी डिमांड है? देखिए सर, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, क्लियर बताऊँ मैं आपको। और सोचते हैं हर साल एक्सपोर्ट करने का, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी लोकल डिमांड ही पूरी नहीं होती। भाई कितना प्रोड्यूस कर लूंगा मैं, और प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं अपने देश के किसानों को दूंगा ना, मैं बाहर क्यों भेजूंगा? पहले अपनी पूर्ति करूंगा मैं। मेरे को ये टारगेट पूरा होने में मेरे को लग जाएंगे 3 साल और, जब आसपास में पूरी 100% अपनी पूर्ति कर पाऊँ। अब दिक्कत आ गई एक्सपोर्ट में, जो हम लोग बेचते हैं सर, उसमें जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, उस स्टैंडर्ड पे बनाने के लिए आपको प्रोसीजर ही अलग है सर। हम लोग कच्चे बेड बनाते हैं, यानी नीचे पॉलिथीन बिछेगा, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, उसमें वर्मी कंपोस्ट बनेगा। अब जहाँ से काव डंग आ रहा है वहाँ से भी कुछ ना कुछ 5-4% मिट्टी आएगी सर, चाहे पक्के आपके बाड़े हों, यानी पक्के आपके फर्श हो वहाँ के, तब भी मिट्टी आएगी। कुछ आंधी वांधी आएगी तब भी मिट्टी आएगी। ओपन में स्ट्रक्चर है, मेरे पास 1500 बेड है मान लो, वो ओपन में ही तो है। उनके ऊपर अगर मैं शेड बनाने जाऊंगा तो इतने तो बेड्स का खर्चा नहीं सर जितना शेड का आ जाएगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी में जाने के लिए आपको जो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट चाहिए, वो चाहिए सर कि मशीनरी से निकला हो ये, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सीबीजी प्लांट्स हैं, इनसे एक कंपोस्ट निकलता है, SFOM, सॉलिड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। वो सीबीजी बनने के बाद उसका एक वेस्ट मान लो वो है, अब वो मशीन से निकला है सर, उसमें सब चीज़ें नहीं होंगी, वो तो बिल्कुल प्योर होगा, बिल्कुल उसमें मान लो आप टेक्सचर देखोगे बिल्कुल सही होगा, मशीन में बना है ना सर वो। लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन वर्मी कंपोस्ट जितनी नहीं है। इसको तो केचुए ने कंज्यूम करा है, फिर उसके पेट में ऐसी प्रोसेसेस हुई हैं, कुछ एंजाइम से हुई है, फिर उसने एक्सक्रीटा करा, फिर वो निकला वर्मी कंपोस्ट। एक आपका मशीन से ड्रिवन है, वो भी एनारोबिक प्रोसेस से, है ना। तो वो नो डाउट अच्छा है हमारी मिट्टी के लिए, सब चीज़ है, तभी सस्ता भी मिलता है। वर्मी कंपोस्ट कोई नहीं देगा सर आपको 6-7 रुपए किलो से कम में, बेयर मिनिमम कंपोस्ट आपको दे देंगे लोग 2-3 रुपए किलो में। और हाईएस्ट इसका क्या प्राइसिंग रहती है? हाईएस्ट तो सर 150 रुपए किलो तक बिकता है वर्मी कंपोस्ट। आप किसी भी NCR में हम लोग बैठे हैं, किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में चले जाइए, अच्छी पैकेजिंग में एक 150 रुपया, 125 ब्रांडिंग पैकेजिंग का 1 किलो का बैग मिलेगा आपको 150 रुपए का। बेचने वाले 4 रुपए में भी देते हैं। इंडिया मार्ट आप सर्च करो 3 रुपए लिस्ट होगा। अरे भैया बेच कैसे रहे हो 3 रुपए में? इम्पॉसिबल है सर। हजारों लाखों किसानों को, हजारों को तो फेस टू फेस, और लाखों किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेन कर चुका मैं।
और प्रैक्टिकली इतने सालों से इसमें काम करने के बाद ये बात मैं बोल रहा हूँ, 3 से 4 रुपए तो घर पर पड़ता सर, आप कैसे दे रहे हो 3 या 4 रुपए? या तो वो वर्मी कंपोस्ट नहीं है, या फिर आपके पास माल बहुत है सर, आप उसको भलाई में दे रहे हो पूरे भारत की कि लो कोई दिक्कत नहीं है, पर बिजनेस ऐसे नहीं होता सर। और जैसे आपने बताया कि ये 150 रुपये किलो बिक रहा है, वो प्रॉपर ब्रांडिंग पैकेजिंग हाँ, करके, ब्रांडिंग मतलब वो करके केजीज के हिसाब से होगा केजीज कि के रिटेल एक मार्केट किलो का होगा ना पैक, सर। 2 किलो का पैक। आपके एनसीआर में स्पेंडिंग पावर है लोगों के पास, ठीक है, आपके फ्लैट्स हैं, सबने पौधे रख रखे हैं, गार्डनिंग है लोगों के पास, फार्म हाउसेज हैं, है ना, उनको वर्मी कंपोस्ट चाहिए सर। अब वो यूँ थोड़ी ना मेरे को फ़ोन थोड़ी ना करेंगे सर वो, या मेरे जैसे किसी होलसेलर मैन्युफैक्चरर को जो बैठे हरियाणा में, यूपी में, कहीं और पर, है ना, या आउटस्कर्ट्स पर, वो करेंगे सर, नर्सरी से लेंगे वो, या फिर ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं वहाँ से लेंगे, या फिर ऑनलाइन मंगवाएंगे। तो वहाँ से तो सर आपको 1 किलो और 5 किलो की पैकेजिंग मिलेगी, प्रीमियम पैकेजिंग, उसमें आपको कंपोस्ट कैसा भी मिले, पर पैकेजिंग प्रीमियम है, उसी का पैसा है। हम लोग वही चीज़ दे देते हैं 7 रुपए किलो में, लेकिन बल्क में 1-2 किलो हम लोग नहीं बल्क देंगे। ऑर्डर्स में, तो इसलिए वो रिटेल का मार्केट अलग हो गया सर, और होलसेल का मार्केट अलग हो गया, ये डिफरेंस है। रिटेल मार्केट को इसमें टैप किया जा सकता है वैसे। कर सकते हैं सर। अभी ना क्या होता है कि कई लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमको ना वर्मी कंपोस्ट का सेलिंग का बताओ, ठीक है, हमारा बिक नहीं पा रहा है, 1 साल हो गया हमारे पास, हालांकि उनकी यूनिट मैंने नहीं लगवाई, लेकिन फिर भी लोग फ़ोन करते हैं। तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ, होलसेल छोड़ो। होलसेल तो सर ऐसा है कि आप स्केल पे जाओगे ना, 100-150 बेड्स होंगे मिनिमम, तब आप होलसेल कर पाओगे। आपने शुरू करा 10-20 बेड से, है ना, तो आप रिटेल में जाओ, 1 किलो और 5 किलो की पैकेजिंग कराओ, लाख सवा लाख रुपए तो आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन उसको आप डोर टू डोर, उसको आप ऑर्गेनिक स्टोर्स में, उसको आप नर्सरीज पर बेचो। क्या दिक्कत है? आप अगर होलसेल में दे रहे हो 6-7 रुपए, आप उसको नर्सरीज में वही पैकेजिंग करके 30 रुपए ईजिली दे सकते हो सर। अच्छा, जो अच्छी नर्सरी है आपके एरिया में, 30-35 रुपए आपसे वो परचेज करेगी, 80 रुपए का वो आगे बेचेगा। 1 किलो का मैं बता रहा हूँ आपको, 70 रुपए का वो आगे बेचेगा, उसका तो फिर खराब मार्जिन है सर। उसके अलावा 5 किलो का आपसे लेगा वो 80 रुपए का, 200 रुपए का वो आगे बेचेगा प्रीमियम पैकेजिंग में, या 180 का आगे बेचेगा वो। रही बात ऑर्गेनिक स्टोर्स की, तो यहाँ तो क्या ही सर कहना, आपके रिलायंस फ्रेश हैं, डी मार्ट्स हैं, और यहाँ पर भी तो होता है सर प्लांटिंग मटेरियल। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से भी आप, रिलायंस फ्रेश तो शायद ना हो, लेकिन इनका अलग से पूरा एक सेक्शन रहता होता है सर, हाँ, तो वहाँ पर आप रखवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं सर। रिटेल बहुत बड़ा, ऑनलाइन बेच सकते हैं आप, ऑनलाइन डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, बहुत स्कोप है सर इसमें। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, भाई कंपनी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑनलाइन लिस्टेड है, बहुत बड़ी कंपनी है प्लांटिंग मटेरियल में, पोट्स बेचती हैं, आपके फ्लावर बेचते हैं, आपके प्लांट्स बेचते हैं मिनी, जो आपके इनसाइड प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स, वो वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं, खुद तो नहीं बनाते, वो तो आउटसोर्स ही करेंगे ना बाहर से। सर 14-15 करोड़ का तो वो बेच देते हैं, खुद नहीं बनाते, केवल ट्रेड करके। 200 रुपये का 1 किलो, 250 रुपये का 1 किलो बिकता है सर ऑनलाइन, 14-15 करोड़ का वो बेच देते हैं। मैं कहता हूँ सारी छोड़ो, 20% का मार्जिन होगा मिनिमम, 20% का, तब भी 2.5-3 करोड़ तो वही हो गया सर आराम से। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से, जो उनका है भी नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको रखना पड़ेगा बस, उनका कोर प्रोडक्ट भी नहीं है, कोर प्रोडक्ट उनका प्लांट्स हैं, उसमें तो ना जाने कितना मार्जिन है। ये उसके लिए बता रहा हूँ मैं, उस कस्टमर के लिए जो सोचता है छोटा कि भाई नहीं भैया बिक ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं बिक रहा सर, हम कर रहे हैं करोड़ों का धंधा। लेकिन दिक्कत वहीं आ जाती है सर कि आपको पता ही नहीं है चीज़ कहाँ बिकेगी, आप ट्राई नहीं करना चाहते, आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते, तो फिर कैसे बनेगी बात? वही है ना, एक एंटरप्रेन्योर को सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं शुरुआत में, और वो सोचता है कि सिर्फ मैंने तो बना दिया, अब बताओ कैसे बेचना है। लेकिन उसमें वही है कि आपको मार्केटिंग भी खुद करनी है, सेल्स भी खुद करनी है, आपको ब्रांडिंग भी करनी है। करेक्ट सर, करेक्ट। लेकिन उससे बचते हैं लोग। लेकिन ये सारी चीज़ें होलिस्टिकली आपको लेके चलनी पड़ेगी बिजनेस में, एक ही साथ करनी पड़ेगी सर। आप मानेंगे नहीं, शुरुआत जब हमने करी थी तो लगभग रोज़ ऐसा होता था कि 10 गांव कवर करने हैं, 5 गांव कवर करने हैं बाइक पर, ठीक है, कवर करने हैं, जाकर बात करनी है किसानों से, और शाम को जब आप वापसी आ रहे हो, केवल आपके पास खाली हाथ है, कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास, 10 गांव में धक्के खाने के बाद भी, कम से कम 70-80 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद भी, ठीक है, ऑर्डर आपके पास नहीं है, लेकिन वो जो डेस्परेशन है ना आपकी कि भाई ऑर्डर तो चाहिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो काम करती है सर चीज़ें। हमारे साथ भी ऐसा होता था जब शुरुआत में हमने एक्सपोर्ट बिजनेस में एंट्री ली थी, तो शुरू के 1 साल कोई ऑर्डर नहीं, कुछ भी, जगह जगह मेल डालना, ड्राफ्ट करना सीखा, प्रोफेशनली ड्राफ्ट कैसे करते हैं, एम्बेसी को मेल कैसे डालते हैं, फिर ट्रेड एग्जीबिशंस अटेंड करना शुरू किया।
आई थिंक सो इसमें भी आपके ट्रेड एग्जीबिशन हम कवर होते हैं करेंगे। सर, हाँ हाँ हाँ। तो ट्रेड एग्जीबिशन में कवर किया, फिर हाँ। वहां पे किसी को सेल्स पिच करी, जब जाके हमें कहीं से ऑर्डर देखो क्रैक हुआ था। देखो मेरे को तो एक चीज़ ऐसी लगती है कि मैं सोचता भी हूँ, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी आएगी हम्म, जो आपके 3 छोड़ो 10 साल की कसर निकाल देगी, केवल एक अपॉर्चुनिटी। भाई आप तो पुश कर रहे हो, आप तो रोज लगे हुए हो भाई, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपकी ऐसी आएगी, आपकी 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत पूरी कवर कर देगी, सब Exactly. पूरा आपका दे देगी उसका, आपका जितना भी बनता है। तो मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए ना सर हम्म, इतनी ज़्यादा आपको वो चाहिए, डेस्परेशन लगा लो, पेशेंस लगा लो, सब चीज़ें चाहिए, वो चीज़ नहीं हो सकती, वो बड़ी मुश्किल है। हम लोग भी हार गए थे सर, मैंने भी 10 बार सोचा प्लांट बंद कर देता हूँ, छोड़ो, लेकिन करा सर, कंटिन्यू कंटिन्यू करा, तो फिर आज एटलीस्ट, मैं नहीं कहता बहुत बड़े बन गए हम, लेकिन एटलीस्ट एक ये स्टेज है कि सस्टेन तो चलो कर रहे हैं हम अच्छे से, है ना। अगर आप नहीं करते ना जी, तो आज हम मिल नहीं पाते। मिल नहीं पाते, देखो हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आपके दर्शन ही ना होते। बिल्कुल। जी सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी। कि अगर कोई 10 साल बाद सात्विक ऑर्गेनिक नाम सुने तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो, इस कंपनी को कहाँ देखते हो, इस ब्रांड को कहाँ देखते देखिए सर, 2 ही गोल हैं, थे भी, हैं भी और हमेशा रहेंगे। पहला तो एजुकेशन, हो? कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कमी है इस चीज़ की, जिनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, भले ही सोयल हो, हमारी मिट्टी हो, या जिन वर्टिकल्स में हम काम कर रहे हैं उस चीज़ का एजुकेशन, पहले हम हमेशा एजुकेशन पे चलते हैं, फिर माल बेचने की बारी आती है। और दूसरा, सबसे बड़े एग्रीगेटर्स हम लोग किन के, उन इंडस्ट्रियलिस्ट के जो कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो कंपनीज है ना बड़ी बड़ी, 1000 2000 5000 10,000 करोड़, वो लोग सब एग्रीकल्चर में आएंगे सर। और ये चीज़ मैं मतलब यूँ मान लो कि बता रहा हूँ लोगों को ओपनली, एग्रीकल्चर में सब लोग आ रहे हैं और आएंगे विद टाइम। आने वाला टाइम ऐसा सर, आप भी एक्सपोर्ट में आपने पैसा कमा लिया खूब, आपने छोड़ो पॉडकास्ट में कमा लिया खूब, आप 5-7 करोड़ 10 करोड़ आपने कमा लिया। आपका सबसे पहला जो विचार होगा ना कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, आप 2 ही चीज़ें सोचोगे, या तो रेजिडेंशियल में या एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर लैंड में कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के बिजनेस में कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। एग्जाम्पल मानते हैं, एक बार रेजिडेंशियल को छोड़ दो, एग्रीकल्चर के आपने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, लैंड पर आप कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उगाएंगे, कुछ ना कुछ पर लघु उद्योग करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कुछ ना कुछ होगा। आपको जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसे एग्रीगेटर्स की जो आपकी मदद कर पाए, या कुछ ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दें। भाई ये आपकी जमीन है, हम आपको करके देंगे, आपकी टेंशन ही खत्म। वो कुछ भी हो सकता है सर, वो एग्रो टूरिज्म हो सकता है, वो नेपियर हो सकता है, वो वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, वो पॉपुलर के पेड़ लगाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उनके लिए भी है जो धंधा कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ये उनके लिए भी है जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एग्रीकल्चर में घुस रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री और ये जो रिलेशन है ना सर, ये 1000 छोड़ो 1 लाख करोड़ से भी बाहर जाएगा, कोई एंड नहीं है। आप आज भी देखेंगे सब लोग, जो इतना तेज चलता है आपका शहर दिल्ली एनसीआर नोएडा, और ये शहर कितने तेज चलते हैं बॉम्बे, सब लोग कहाँ भागेंगे सर आने वाले टाइम में, गांव में भागेंगे सर। ऐसी जगहों पर जो साफ हवा हो, जहाँ पर साफ सुथरा खाना हो, जहर मुक्त खेती हो, बिल्कुल शांति हो, वो चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा सर? प्रोवाइड करने वाले हैं कितने बंदे? हैं ही नहीं। कितने ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छे से काम कर रही हैं, जिसमें दवाइयाँ बेच रही हैं कंपनीज, काम क्या कर रही हैं सस्टेनेबिलिटी पर, किसानों की एजुकेशन पर कौन काम कर रहा है सर? एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास पैसा है पर सॉल्यूशन नहीं है, उसको सॉल्यूशन कौन दे रहा है? जिसमें वो भी फायदे में रहे, उसको भी विश्वास हो और प्रकृति का भी फायदा हो, ऐसे लोग बहुत कम है सर। तो सात्विक ऑर्गेनिक वो है, ये हमारा सर है गोल। और बाकी सात्विक ऑर्गेनिक का इम्पैक्ट आएगा जी जरूर 100% आएगा। 100%। मैं तो अभी देख रहा हूँ, जी। मैं खुद आपकी वीडियोस देखता हूँ। मैंने 5-6 महीने पहले देखी थी, तो उसमें मेरे को खुद लगा था कि यार कुछ अलग, ये मतलब हमारी उम्र के लोग में ऐसा कोई एक बंदा निकल के आया, कुछ अलग सिखा रहा है लोगों को। जी तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। जी। और 6 महीने बाद आपके साथ नेपियर का सर ऐसा है, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेजरली आपके 3 ही स्कोप्स हैं इसमें, ठीक है। गौशाला डेयरीज हैं जिसके लिए नेपियर उगेगा एज अ फोडर, एज अ चारा, सीबीजी प्लांट हैं और बायो पैलेट्स हैं। एक बारी के लिए गौशाला डेयरीज और बायो पैलेट्स को छोड़ देते हैं, सीबीजी की बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा हमारा कंज्यूमर है।
सीबीजीज का कैसा है सर कि सीबीजी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसमें एज अ रॉ मटेरियल नेपियर जाएगा, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया। अब उस रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि एक छोटे से छोटा सीबीजी प्लांट यानी 2.5 टीपीडी, 2.5 टन पर डे की कैपेसिटी का सीबीजी प्लांट, उसको 150 एकड़ का नेपियर चाहिए। अब वो तो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको नहीं पता खेती कैसी होती है। उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हम है सात्विक ऑर्गेनिक। सात्विक ऑर्गेनिक उगाएगा नेपियर उनके लिए। अच्छा। ठीक है, आप हो फॉर एग्जांपल आपका सीबीजी प्लांट है, आपको 150 एकड़ में नेपियर करना है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आप करोगे हमें कॉल, हमारा क्या काम है सर, आपका जो लैंड है उसका प्रिपरेशन से लेकर, मतलब उसकी तैयारी से लेकर फर्टिलाइजेशन, उसको इस काबिल बनाना मिट्टी को कि वो नेपियर को उगा सके इजीली, उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, ऐसे बेड्स बनाने जिसके ऊपर नेपियर प्लांट हो सके इजीली और प्रोडक्शन हमारा अच्छा आ सके, उसकी सारी तैयारी देखना, वो सब चीजें। और फिर फर्दर प्लांटेशन हो गई नेपियर की। प्लांटेशन के बाद आपके जो लोग उसे मैनेज करेंगे, भाई कुछ टाइम तक तो हम लोग मैनेज करेंगे या हम लोग आपको आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, पर हम सारी जिंदगी तो नहीं रह सकते, तो आपके जो लोग उसे मैनेज करेंगे उन्हें ट्रेन करना। अच्छा। नटशेल बोलूं तो आपकी जमीन पर भले ही वो 100 एकड़ हो या 1000 एकड़, उस पर नेपियर उगा कर देने की जिम्मेवारी लेता है सात्विक ऑर्गेनिक। अच्छा। ठीक है, अब उसमें आप हमारे को एक एक्स अमाउंट देते हैं पर एकड़ का, हम आपका सारा प्रोसेस उसमें कवर करके आपको नेपियर उगा कर दे देते हैं। नेपियर का हार्वेस्ट 3 महीने में आएगा, पहला 70 से 90 दिनों में, उसकी जिम्मेवारी हमारी। अगर कोई कहता है नहीं हमारे को फर्दर इसमें और मैनेजमेंट चाहिए और सपोर्ट चाहिए आपका, तो हम आपका ऑनेस्ट कर देते हैं, आपको हम सर्विस दे देते हैं। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने मेरे एक्सपर्ट्स कनेक्टेड रहेंगे फोन पर, वीडियो कॉल के माध्यम से। मेरे एक्सपर्ट्स विजिट करेंगे आपके प्लांट पर रेगुलर बेसिस पर, महीने में 1 बारी या 2 बारी अगर नजदीक हुआ तो। आपके लोग जब तक सेटिस्फाई और ट्रेन नहीं हो जाएंगे कि वो मैनेज कर पाए, तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। आपको नेपियर उगाने में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये करते हैं सर हम मेजरली नेपियर में, और स्कोप भी हमारा यही है जी। जी। What's the one lesson that changed your life as an entrepreneur? पहले आप किसी को कुछ दोगे, फिर आपको कुछ मिलेगा। यानी पहले आप किसी को या किसी की मदद करोगे, फिर आपको सामने वाला कुछ देगा। बिजनेस मेरे हिसाब से ऐसे चलता है। अगर आप पहले ही उससे कुछ मांगोगे, सर मेरा ये खरीद लो, नहीं। ये बहुत बड़ी सीख है सर, बहुत बड़ा लेसन है जो मेरे मतलब 3-4 साल की जर्नी में मैंने सीखा। उससे पहले मैं बिजनेस कर रहा था, लगभग 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन का, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसका भी मेरे पास स्किल है। उसके बाद मैं इसमें आया, कोर बिजनेस मेरा ये बना, प्रकृति ने ये दिया मुझे, वो अलग बात। लेकिन एक सीख जो सबसे बड़ी ये है सर, पहले आपको कुछ देना पड़ता है। वो आप एजुकेशन की वे में दे सकते हैं, आप हो सकता है उनकी मदद कर सकते हैं जिनमें उसको मदद चाहिए हो, या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो सामने वाले के पास नहीं है पर आप उसमें कुशल हो, आप उसमें उसको एंटरटेन कर सकते हैं, आप उसमें उसको एजुकेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर बिजनेस होता है। कभी भी पहले बिजनेस नहीं होता। You should find that pain point. करेक्ट, उसको आपको सामने वाले की ज़रूरत आपका बिजनेस है, सीधा हिसाब ये है सर। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हो तो आप कौन सा बिजनेस करोगे? नेपियर और वर्मी कंपोस्ट का। अच्छा, जी, 1 लाख में हो सकते हैं। इजीली कमर्शियल प्लांट दोनों के, अच्छा। दोनों बिजनेस के कमर्शियल प्लांट्स, भाई जिससे आपके घर में 2 पैसे आने शुरू हो जाएंगे आने वाले 3 महीने में, दोनों चीज़ों के हो सकते हैं। और would you recommend this business to your younger brother? 100%। लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट्स लगने हैं वो उसको पहले बताना पड़ेगा। देखिए सर, शायद उसको वो एफर्ट ना लगने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो चीज़ सेटअप कर दी। अब तो हम लोग को उसको स्मूथली चलाना है। लेकिन कोई भी नया लोग अगर कर रहे हैं तो उसको ज़रूर 100% रिकमेंडेड है सर। इसके मैं आपको एक लाइन में एक दो फायदे बताऊंगा। पहला सर, आप जो भी कमा रहे हो आपका 0 टैक्स है सर, आपको सरकार को पैसा नहीं देना। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, जो बड़े बड़े लोग सब एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। ठीक है, टैक्स फ्री आपका इनकम, आप 1 करोड़ कमाओ चाहे 100 करोड़। ठीक है, दूसरी बात, आप सर मिट्टी से जुड़े रहते हो। मिट्टी से जुड़ाव जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे भाई दादा लोग भी थे, मान लो मिट्टी से जुड़े रहते थे सर, तभी तो इतना जिए वो लोग, तभी तो स्वस्थ रहे, बुखार तक नहीं होता था उन्हें। हमें हर दूसरे दिन खांसी जुकाम हो रखा होता है ना। क्यों? क्योंकि सर मिट्टी से जुड़े रहोगे आप भी हेल्दी रहोगे। तो 2 बड़े रीजन है सर इसके लिए। और कैन दिस बिजनेस सर्वाइव ऑन एआई? एआई एक्चुअली को कैसे जोड़ सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। एआई वाले जो है ना सर,
मतलब जो एआई में एक्सेल करेंगे लोग, ठीक है, उनको ज़रूरत है हम लोग की, हमको ज़रूरत नहीं है एआई की। अच्छा। एआई इंटेग्रेट ज़रूर हो सकता है हमारी चीज़ों में, पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल नेपियर का ले लो, 100 एकड़ का फार्म है, उसमें हम एआई इंटीग्रेट कर देंगे ना तो हमारे को सब कुछ पता लग जाता है, कितनी ग्रोथ है, किस किस पैचेस में ज़्यादा ग्रोथ है, कम ग्रोथ है, किस किस जगह पर हमारे को रीप्लांटेशन करनी है, किस किस जगह पर हमारे को खाद देना है, किस किस जगह पर बीमारी लग गई है, अच्छा। ठीक है, क्या पत्ते का नेचर क्या है, फिलहाल की उसकी स्थिति क्या है, मिट्टी का क्या है, सब कुछ एआई बता देता है। क्या ऐसे कर रहे हैं कुछ? हाँ हाँ ऑलरेडी। और आप अच्छा। देखेंगे आजकल जो सोयल टेस्टिंग होती है ना सर, सैटेलाइट से होनी शुरू हो गई। हाँ, ये इसका तो मुझे पता है। आजकल सर मिट्टी विट्टी का सिस्टम खत्म, आपका सैटेलाइट से हो जाता है। एआई काम जरूर आसान करेगा सर, लेकिन हमेशा ये समझिएगा एआई से काम कभी बोदर नहीं होगा किसान का, कम से कम। किसान ऐसा लोग है सर, या एग्रीकल्चर के ऐसे धंधे हैं, आपका कोरोना आ गया था, महामारी आ गई थी, युद्ध हो गया, कुछ हो जाए, आप खाना खाना तो बंद थोड़ी ना करोगे सर। एग्जैक्टली। चीज़ें तो उगेंगी, उसमें फर्टिलाइजर भी डलेंगे, ठीक है, उसमें अब सीबीजी प्लांट का ले लो, इसमें तो सर 12 महीने 2400 घंटे चलेगा, 365 दिन वो प्लांट, कुछ भी हो जाए चाहिए, गैस तो चाहिए सर, गाड़ियां तो चलेंगी सीएनजी से, उसके लिए नेपियर तो उगाना पड़ेगा, प्रोसेसेस तो चाहिए, उसमें आप कहाँ मात खाओगे सर। एक बार ही हो सकता है जो हम लोग डिजिटली इन्वॉल्व हैं उनका धंधा भले ही खत्म हो जाए। आज मैं बोल रहा हूँ यही बोल सकता है सर मेरे से ज़्यादा अच्छा, है ना, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन जो किसान है, जो एग्रीकल्चर बिजनेस है ना सर, वो नहीं कहीं उधर होने वाला, वो तो एक्सेल भले ही हो क्यूए की मदद से कम नहीं होने वाला सर वो, ये बात। और सबसे बड़ा झूठ क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अभी मार्केट में चल रहा है? सबसे बड़ा झूठ ये कि बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ता है ऑर्गेनिक करने के लिए आपका फार्म। अच्छा। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा मिथ, जिस वजह से लोग जो हैं पीछे हटते हैं, बचते हैं इससे। एक ये कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, एक ये कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, नहीं, केवल 2 से 3 चीज़ों के बेस पर आप अपने खेत को ऑर्गेनिक कर सकते हो, और जीरो कॉस्ट पर, कोई खर्चा नहीं लगना आपका। आपके सबके शहरों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जाइए वहाँ पर आपको केचुआ मिल जाएगा 1-2 किलो फ्री में, भाई हम तो मोल देंगे आपको फ्री में मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से, जाइए केचुआ लीजिए, काउडंग तो सबके पास है, वहीं केचुआ खाद बनाइए। जीवामृत सर हमारे चैनल पर, सब चैनल्स पर देश जान की वीडियो है जीवामृत कैसे बनता है। जीवामृत यानी जीवाणुओं का घोल, जितना ज़्यादा वो आप बनाएंगे अपनी धरती में डालेंगे, उतना ज़्यादा जीवाणु एक्टिव, उतनी ज़्यादा मिट्टी आपकी उपजाऊ, उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी कम आपकी केमिकल पर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, तीसरा नीमास्त्र है, घन जीवामृत है, वो भी गोबर से ही बनता है, गैया के गोबर से। आपको खर्चा कहाँ करना है सर, लोग बचते हैं। जंगल की मिट्टी से, सचान जी हैं, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा वो गाइड करते हैं किसानों को। वो सर मिट्टी, जंगल की मिट्टी से कल्चर बनाना है, मैंने खुद यूज़ करा उनका। अच्छा। कल्चर मिट्टी से, जंगलों की मिट्टी तो अनऑल्टर्ड है, अनबोदर्ड है, वो तो बिल्कुल प्योर है, उसकी मिट्टी से कल्चर बनाकर खेतों में डाल रहे हैं, कोई केमिकल नहीं, कोई और फर्टिलाइजर नहीं, केवल उसी से खेती करवा रहे हैं सर, और ऑलरेडी सक्सेस है, हज़ारों एकड़। देखो, खर्चा नहीं चाहिए आपको ऑर्गेनिक करने के लिए, आपको चाहिए नॉलेज, एजुकेशन और स्किल, और हम लोग वो फ्री में सिखाते हैं सर, ये चीज़। और कौन सी वो एक गलती है जो रातों रात आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फार्मिंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है? सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फार्मिंग को या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिजनेस? बिजनेस। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिजनेस को डिस्ट्रॉय तो मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ कर सकती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कितना भी आप कुछ भी सिंथेटिक बना लो सर, केमिकल, हमेशा ये ऊपर ही रहेगा, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता सर। और अगर जैसे वर्मी कंपोस्ट अगर हम बना रहे हैं, अगर तेज बारिश आ जाए तो उसमें तो मैंने देखा कि वो खराब हो जाता है पूरा। नहीं, बह के कुछ भी चला नहीं, जाएगा। कुछ ऐसा भी कुछ नहीं। सर, ये इतना नेचुरल प्रोसेस है, या पानी का आपकी उसमें ज़्यादा हो जाता है ऐसा? कुछ भी हो जाए, चाहिए बारिश आ जाए, आपकी बाढ़ आ जाए, आपका कुछ भी हो जाए, भाई देखो ऐसा है कि अगर तो आपके बेड लगे और बाढ़ आ गई तो पूरा वो डिस्ट्रॉय होगा, कुछ भी होगा, उसमें कोई कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन बारिश आ गई, धूप आ गई, सर्दी हो गई, कुछ भी हो जाए, आपका कोई नुकसान नहीं इसको। केचुआ ऑस्ट्रेलियन इसीलिए यूज होता है सर, भारतीय भी बना सकता है, पर भारतीय को ब्रीड करना इम्पॉसिबल। ब्रीड कर क्यों? बेच नहीं सकते ना सर, बायोलॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, वो मिट्टी में रहता है सर। आप उसको ब्रीड नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलियन को ब्रीड कर सकते हो, ब्रीड करते हैं तो सेल होता है, सेल होता है तो फर्दर यूज करते हैं लोग इसमें। वो कैपेबल है 0-1 डिग्री पे भी सर्वाइव करता है सर वो रात के टाइम, जब सर्दियों में, और 50 डिग्री तक भी सर्वाइव करता है गर्मियों में। शेल्फ लाइफ अच्छी है। हाँ, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मरेगा अपने बच्चे पैदा करके जाएगा आगे। आप ये समझो, आप इतना भलाई का काम कर रहे हो सर,
हम इतना दान करते हैं पशुओं को, इतना लोगों को, आपके एक ही बेड में हजारों करोड़ों जीव हैं जिनको आप खाना दे रहे हो। काऊ डंग उनका मेजर फूड है सर, कोर फूड उनका है काऊ डंग, उनको आप खाना दे रहे हो, उनको आप पाल रहे हो, और वो आपको फर्दर चीज़ दे रहे हैं। जैसे आप गैया को करते हो सर, गैया को आप खिला रहे हो, वो आपको दूध दे रही है। तो ये चीज़ है, तो बहुत भलाई का काम है सर साथ ही में। और नेपियर में भी ऐसे ही है। नेपियर आप जो उगा रहे हो, आपकी मिट्टी अच्छी हो रही है। बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी मिट्टी खराब होती है। मिट्टी में आपकी जुताई नहीं हो रही, उखाड़ नहीं रहे आप मिट्टी को, बायोलॉजिकली एक्टिविटी बढ़ रही है। नेपियर जो सूख कर गिरेगा वो भी तो ऑर्गेनिक कार्बन बन रहा है। तो आपकी मिट्टी तो अल्टीमेटली अच्छी हो रही है विद टाइम। तो और फर्दर आप गाय को चारा खिला रहे हो, नहीं खिला रहे तो सीएनजी बन रहा है उससे। सीएनजी बन रहा है सस्टेनेबल चीज़ों से, जो कि पोल्यूशन कम हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो आप एनवायरनमेंट को भी अल्टीमेटली फायदा दे रहे हो, है ना। तो तीनों लोग, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं, और जो लोग करवा रहे हैं, तीनों लोग फायदे में सर। इसमें भलाई सबकी हो रही है, समाज की भी, प्रकृति की भी, आपकी भी, हर जगह पर। कहीं भी कोई भी इसमें वो खराब होने वाला या वो कोई पॉइंट नहीं है जी। और सात्विक ऑर्गेनिक अभी कितना टर्नओवर अभी सोच रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर कितना हो? देखिए सर, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव हो जाता है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कर रहे हैं कि जो हमने सोचा था ना, कभी हमने सोचा था भाई, मैंने टारगेट लिखा था कि इतना मैं करूंगा, उतना मैं इस साल टच कर चुका हूँ ऑलरेडी, डूइंग इन करोड़। हाँ हाँ हाँ, इजीली। तो वो मैं कर चुका हूँ भाई, थैंक्स टू फॉर एग्जांपल बायो एनर्जी सेक्टर, मेजरली थैंक्स टू बायो एनर्जी सेक्टर, और थैंक्स टू फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो हमने प्रोवाइड करी, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे को एजुकेशन से इतना पैसा मिल सकता है। वो चीज़ है, ठीक है। और सबसे बड़ा थैंक्स तो हमारा सोशल मीडिया को, जो आज बात मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, जो आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं, वो आज से पहले कभी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं थी सर, कभी नहीं थी। कितना भी पीछे आप चले जाओ, 1000 साल पीछे चले जाओ सर, नहीं थी। आज वो है अपॉर्चुनिटी, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सर कोई भी कुछ भी कमा सकता है इससे, कुछ भी बना सकता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सर वो हमारे लिए एक कारण रहा कि जिससे हम लोग सही कर रहे हैं। जी सर, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। हाँ, थैंक यू आपका यार, इतनी देर आपने भी टाइम दिया। थैंक ओके, ठीक है, थैंक यू।